गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्टडी चल रही होगी। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल एग्जाम एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी में प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रस्तावना में निम्न में से किस प्रकार की न्याय व्यवस्था शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्याय व्यवस्था प्रस्तावना में कौन सी नहीं है। ठीक है, पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, बी है धार्मिक न्याय, सी है राजनीतिक न्याय और डी है आर्थिक न्याय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी धार्मिक न्याय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें तीन तरह की न्याय व्यवस्था शामिल है। एक है सामाजिक न्याय, एक है राजनीतिक न्याय और एक है आर्थिक न्याय। ठीक है, तो तीन प्रकार की न्याय व्यवस्था है और धार्मिक न्याय इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और जो न्याय व्यवस्था है ये रूस की क्रांति से प्रेरित है, या फिर यूं कहो कि ये रूस से ली गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धार्मिक न्याय जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता शामिल की गई है। ऑप्शन ए है 3 प्रकार की, बी है 4 प्रकार की, सी 5 प्रकार की और डी है 6 प्रकार की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 5 प्रकार की। तो हमारी जो प्रस्तावना है, मतलब संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें एक है आपकी विचारों की, विचार। ठीक है, दूसरी आ जाएगी अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति। तीसरी आ जाएगी धर्म की, धर्म की स्वतंत्रता। चौथी है उपासना और पांचवा आता है विश्वास। ठीक है, तो यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है हमारी प्रस्तावना में। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। अगला प्रश्न है आज का, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, लेकिन ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था। ऑप्शन ए है 1974, बी है 1978, सी है 1976 और डी है 1973। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1976। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो संशोधन था ये 42वां संशोधन था, यानी कि 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। और एक ही बार आज तक जो है हमारी जो प्रस्तावना है इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया? 1976 में। ठीक है, और इसमें इस संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक आता है समाजवाद, दूसरा अखंडता और तीसरा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। 1976 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत में किस संशोधन के तहत शामिल हुआ। ठीक है, तो सिक्किम को भारत में कौन से संशोधन के तहत शामिल किया गया। ऑप्शन ए है 30वां संविधान संशोधन, बी है 35वां, सी है 32वां और डी है 36वां। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 35वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था 35वां संविधान संशोधन के तहत। 35 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, तो 1974 में 35वां जो अमेंडमेंट था उसके तहत ये भारत में शामिल हुआ था। और उसके बाद अगला यानी कि 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो सिक्किम है ये भारत में शामिल तो हुआ था 35वां संविधान संशोधन के तहत 1974 में। ठीक है, तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन के तहत ये भारत में शामिल हुआ था और 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
प्रस्तावना को संविधान का किस मामले द्वारा कहा प्रस्तावना एक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग किस मामले, हाँ ये बिल्कुल सही है एक्चुअली, कि प्रस्तावना को संविधान का भाग किस मामले द्वारा कहा गया था। तो ऐसा कौन सा मामला है जिसमें ये बताया गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए है बेरुवारी संघ मामला, बी है केशवानंद भारती बनाम केरल मामला, सी है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला, और डी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन आज की क्लास के ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रस्तावना में से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन सबसे टॉप में है, जिनकी मतलब जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और जिनके चांसेस भी आगे बहुत ज़्यादा पूछे जाने की रहती है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यानी 1973। ठीक है, तो 1973 का ये मामला है जिसमें ये बात बताएगी कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। ठीक है, तो बेरुवारी संघ जो मामला था ये था 1960 का। ठीक है, बेरुवारी संघ मामला कब का था? 1960 का। तो ये बेरुवारी 1960 का था। इसने ये बात बोली कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रस्तावना में अमेंडमेंट यानी संशोधन तभी हो सकता है जब वो संविधान का भाग है, क्योंकि जो संशोधन या अमेंडमेंट होता है वो संविधान में होता है। ठीक है, अब जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है बेरुवारी संघ के अनुसार, तो उसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं किया जा सकता। बाद में 1973 में केशवानंद भारती मामले ने ये बताया कि भैया जो हमारी प्रस्तावना है ये संविधान का एक भाग है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1976 में 42वां अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 42वां अमेंडमेंट हुआ और इसे यानी कि संविधान को प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बहुत मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो है केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में ये बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया है। इस अधिनियम के तहत संसद राज्यों की सीमाओं को घटाया बढ़ा सकती है। ऑप्शन बी है संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। ऑप्शन तीसरा है संसद राज्य की सीमा या नामों में परिवर्तन करने के लिए संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक रूप से लेती है। या फिर डी संसद को राज्यों की सीमा या नामों में परिवर्तन करने के लिए संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। तो भैया आपको इसमें यह बताना है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, सही बताना है। तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार इस अधिनियम के तहत संसद राज्यों की सीमाओं को घटाया बढ़ा सकती है। ये बिल्कुल सही है कि जो संसद है उसके पास ये अधिकार है कि वो सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। अगला है संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीसरा है संसद राज्यों की सीमा या नामों में परिवर्तन करने के लिए संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक रूप से लेती है। ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये गलत लिखा है। और चौथा है कि संसद को राज्यों की सीमा या नामों में परिवर्तन करने के लिए संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इसमें हमें बताता है कि संसद की पावर बताएगी इसमें कि हमारी पार्लियामेंट है ये राज्यों से पूछे बगैर ही उनकी सीमा में मतलब राज्यों की सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और ऐसा लगता है कि यार जब राज्यों की सीमा परिवर्तन होना है तो राज्यों से तो पूछा ही जाना चाहिए, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही है, बी ये भी सही है और 4 भी सही है। तो 1 2 4 ये किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 2 4। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, आसान है लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में निम्न का मिलान कीजिए। तो ये जो समितियां हैं
ABC यानी एसके धर, जेवीपी और फजल अली आयोग, ये तीनों समितियां राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। ठीक है, यानी कि राज्यों के गठन के लिए राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा, इन तीनों समितियों के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। तो हमें ये बताना है कि ये जो समितियां थी ये कब कब बनी। ठीक है, तो ए नंबर पर है एसके धर समिति। तो ये कब बनी, हमें मिलान करना है। तो ये जो एसके धर समिति थी, सबसे पहली समिति थी राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में। तो ये बनी थी 1948 में। ठीक है, जून 1948 में बनी थी और लगभग दिसंबर में इसने अपनी बात कह दी थी। ठीक है, जो इसको सही लगा था। बी है जेवीपी समिति, ये जो है दिसंबर 1948 में बनी थी। और सी है फजल अली आयोग, ये 1953 में बनी थी। ठीक है, तो पहले का हो गया 2, फिर 3, फिर 1, यानी कि 2 3 1। ऑप्शन सी में हमको ये दिख रहा है 2 3 1। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको अगर हम फिर से देखें तो एसके धर समिति कब बनी थी, जून 1948 में। जेवीपी समिति कब बनी थी, दिसंबर 1948 में। और फजल अली कमीशन आयोग कब बना था, 1953 में। तो एसके धर समिति 1948 में बनी थी और इसमें ये बात बोली गई थी कि जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पर नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। ठीक है, तो ये एसके धर समिति का स्टेटमेंट था 1948 में। ठीक है, अगला जेवीपी समिति। इसका नाम जेवीपी क्यों है, क्योंकि जे से आते हैं जवाहरलाल नेहरू, वी से आता है वल्लभ भाई पटेल और पी से आता है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो जेवीपी समिति 1948 में ही बनी दिसंबर में। तो इस समिति के द्वारा ये बताया गया कि भैया राज्यों का जो मतलब डिवीजन होगा, राज्य जो बंटवारा होगा, राज्य बांटे जाएंगे, तो वो जो है भाषा के आधार पर नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि एसके धर समिति ने जो बात बोली वही जेवीपी समिति ने भी कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कतई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फजल अली कमीशन बना था 1953 में। 1953 में। ठीक है, इसमें 3 मेंबर थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, तभी इस समिति को हम फजल अली आयोग कहते हैं। इसके अलावा फजल अली के अलावा के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ये 2 लोग भी जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, और ये समिति कब बनी थी, 1953 में बनी थी। और इसी के 2 साल बाद यानी कि 1955 में इस समिति ने अपना स्टेटमेंट दिया और इसने कहा कि जो फजल अली आयोग मतलब फजल अली आयोग ने ये बात बोली कि राज्यों का जो विभाजन होगा, राज्य जो बंटवारा होगा, वो कैसे होगा, वो भाषा के आधार पर होगा। ठीक है, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। और इसी के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, समझ गए। तो फजल अली आयोग 1953 में बना था। 1955 में इसने अपना स्टेटमेंट दिया था कि राज्यों का विभाजन जो नए राज्य बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनेंगे। और इसी समिति की सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था, बना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना। ये इसका जवाब मैं एक्चुअली पहले ही दे चुका हूं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1956 में। 1953 में फजल अली कमीशन बना, उसी के 2 साल बाद 1955 में उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। और 1955 में उसने स्टेटमेंट दिया था और उसके अगले साल 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था, 1954, 1955, 1956 या फिर 1957। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1955। ठीक है, तो 1955 यानी 1955 में नागरिकता अधिनियम बना था। और 1986, ठीक है, 1986 इसमें पहला अमेंडमेंट हुआ था 1986 में। उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में, फिर 2019 में। मतलब इसमें लगातार संशोधन होते रहे, लगातार। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ। ठीक है, किसमें, भारतीय नागरिकता अधिनियम में। 1955 में ये बन गया था। 1986 में ये बात बोली गई
कि अगर बच्चे के पहले मतलब 1986 से पहले ये था कि किसी भी बच्चे का जन्म अगर भारत में होता है तो वो भारतीय है, ठीक है, उसे भारत का नागरिक घोषित किया जाएगा, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन तब क्या हुआ कि मतलब 1950 में संविधान लागू हुआ था और उसके बाद 1986 तक क्या हुआ कि जैसे बंगाल था, यानी सॉरी बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान, तो यहाँ से बहुत सारे लोग क्या हुआ, इन लोगों ने मतलब भारत मानना शुरू किया, ठीक है। ये भारत में आए और उससे भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब ये भारत में आए, इनके बच्चे भारत में पैदा हुए, इनको भले ही भारत का नागरिकता प्राप्त नहीं थी लेकिन इनके बच्चों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पर ये बात थी कि जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है वो भारतीय है, ठीक है। लेकिन 1986 में फिर ये बात सामने आई कि बच्चे के साथ साथ मतलब बच्चा जो है वो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माँ बाप में से कोई एक जो है भारतीय होगा, ठीक है, या तो उसके माँ बाप दोनों भारतीय हो या फिर कोई एक भारतीय हो और जो दूसरा है वो कोई अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। ये 1986 में ये अमेंडमेंट होकर ये बात आई। तो मतलब कुल मिला के ये है कि 1955 में जब नागरिकता अधिनियम बना तो उसमें ये बात थी कि जो किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो वो भारतीय है, ठीक है। लेकिन 1986 में ये बात बोलेगी कि उस बच्चे के साथ साथ उसके माँ बाप भी, मतलब वो बच्चा अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो उसके माँ बाप भी भारतीय होना जरूरी है या फिर उसके माँ या पिता में से कोई एक भारतीय होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये बात बोलेगी 1986 में। फिर 1992 में फिर से इसमें संशोधन हुआ, ठीक है। तो इसमें 1992 में ये बात थी कि वंश के आधार पर नागरिकता, जैसे कि 1986 में था कि जन्म के आधार पर, यानी किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है और उसके माँ या बाप में से कोई एक भारतीय है या फिर दोनों भारतीय हैं तो वो भारतीय नागरिक होगा वो बच्चा, ठीक है। और 1992 में ये बात आई कि अगर किसी को वंश के आधार पर अगर आपको नागरिकता देनी है तो उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होगा, तभी उसको जो है तभी उसको भारत की नागरिकता वंश के आधार पर मिलेगी। लेकिन इसमें संशोधन ये हुआ कि पहले केवल ऐसा था कि अगर उसका पिता भारतीय है तो वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। फिर 1992 में ये हुआ कि उसके माता या पिता में से कोई भी एक अगर भारतीय है तो उसे वंश के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। फिर इसी प्रकार से 2003, 2005, 15, 19 में लगातार अमेंडमेंट होते रहे। जैसे 2003 में LM सिंघवी की सिफारिश पर जो है तो विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति थे, लोग थे, उनको कुछ हद तक मतलब नागरिकता प्रदान की गई थी 2003 में। और जो सबसे फेमस रहा था वो था 2019 का अमेंडमेंट। इसमें क्या था कि जो मतलब भारत में पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, केवल इन 3 देशों से आने वाले लोगों के ऊपर लागू होता था कि अगर कोई व्यक्ति भारत से हो, भारत में पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से आ रहा हो और अगर वह हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यानी 6, ठीक है, इन 6 धर्म का है और अगर वह केवल 5 वर्ष तक भारत में रहे और भारत में जब तक वो रहा उसकी एक्टिविटी मतलब जो है भारत को सही रही, ठीक है, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी केवल 5 वर्ष में। पहले ये जो अवधि थी ना ये 11 साल थी, ठीक है। मतलब पहले ये था कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, बांग्लादेश का है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति अगर वह 11 साल तक भारत में रहता है ना, और उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता, वो मतलब भारत में रह रहा है, बढ़िया तरीके से रह रहा है, तो उसको क्या है भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यानी कि वो भारत के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अगर इच्छुक है तो अप्लाई कर सकता है। 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद ये बात आएगी 2019 में कि अगर वह व्यक्ति सिख है, ईसाई है, बौद्ध, जैन, फारसी और हिंदू, ठीक है, अगर वह इतने धर्म में से किसी भी एक धर्म से संबंधित है और वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आ रहा है तो वह केवल 5 साल भारत में रहेगा और भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें बवाल इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा था और ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता भी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, ये ऐसे जो है अनुच्छेद है जो भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को।
या फिर बी है 15, 17, 19, 25, 30, या फिर सी है 15, 16, 23, 24, 30, या फिर डी है 15, 16, 19, 29, 30। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये क्वेश्चन भी 2 बार, मतलब मैंने एटलीस्ट 2 बार जो पेपर में देखा है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 आपको पता होगा कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। ठीक है, भेदभाव का निषेध मतलब कि कोई भेदभाव नहीं कर सकता आप पर कि ये लड़का है, लड़की है, इसका जन्म यहाँ हुआ है, केरल में हुआ है, या अरुणाचल में हुआ है, या उत्तराखंड में हुआ है, कहीं भी हुआ है, तो उस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 में क्या है? आर्टिकल 16 की अगर हम बात करते हैं तो 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर की स्वतंत्रता। यानी कि मतलब लोक नियोजन का मतलब किसी भी, जैसे कोई एग्जाम हो गया, ठीक है, कोई एग्जाम है तो उसमें भी आपको किसी भी तरह से धर्म, मूल वंश, जाति, इन सब के आधार पर क्या है, आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सबके लिए बराबर। जैसे कोई एग्जाम है तो उसमें सबके लिए बराबर, लेकिन राज्य क्या करता है, वो अपने नागरिकों को कुछ अलग से अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि मतलब देख लेते हैं हम लड़कियों के लिए, जैसे कि कोई एग्जाम देते हैं हम, तो लड़कों की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लड़कियों की कम जाती है, तो अवसर की समानता तो इसमें रही नहीं, है ना। लेकिन ये रहता है कि लोक नियोजन के अवसर में स्वतंत्रता का मतलब इसमें मेनली यही है कि कोई किसी भी एग्जाम हो या किसी भी चीज़ में सबको बराबर का अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 ये बात कहता है। 19 की बात करते हैं तो ये आपको पता ही होगा, इसमें क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 29 की अगर हम बात करते हैं तो 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का जो चयन होता है कैसे होता है, धर्म और भाषा के आधार पर। टीएम पाई मामला, इस मतलब टीएम पाई इस मामले में ये बात है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कितने में है, आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 30 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 30 की, तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यकों का जो होता है वो कुछ विशेष अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का एक विशेष अधिकार है, वो है आर्टिकल 30। ठीक है, तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 30। तो ये आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास से कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।